हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम मनोविज्ञान की पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में हिंदी और पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्र जो थे उनके 30-30 प्रश्नों को हमने कल डिस्कशन कर लिया था। आज 2 प्रश्न पत्र सम्मिलित किए हैं। एक तो जियोग्राफी है और दूसरी अपनी माइड भाषा राजस्थानी के प्रश्न हैं। तो 30-30 प्रश्नों को हम सम्मिलित करते हुए प्रत्येक वीडियो के अंदर 60 प्रश्नों को हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का प्रश्न पत्र है वो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न मनोविज्ञान के संदर्भ में। ये जियोग्राफी का प्रश्न पत्र है, ध्यान रहे। जियोग्राफी के प्रश्न पत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। पर्यावरण और वंशानुगत दोनों है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण माने गए हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? साथ में अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करते जाएं। तो वीडियो पॉज करके उत्तर सोच करके अपना उत्तर है वो लिख लें कॉपी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को अपनानी चाहिए, कौन सी विधि है वो शिक्षक को अपनानी चाहिए जिससे अधिकांश विद्यार्थी है उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। परिचर्चा विधि है वो जिसके माध्यम से सभी की भागीदारी है वो सुनिश्चित कर सकता है एक टीचर। अगला प्रश्न है मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। आत्मसातकरण। आत्मसातकरण। चलिए अगला प्रश्न है कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत हैं। रुचियां क्या है? विस्तृत है। वह है कैसा बच्चा है वो? तो वो बच्चा प्रतिभावान बच्चा माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे की 4 नंबर की अवस्था है जिसका समय होता है 11 से 18 वर्ष की अवस्था। तो उस अवस्था को बच्चे ने क्या कर लिया है? विकसित कर लिया है। तो उसमें फिर कौन कौन सी परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलेंगे, देखते हैं इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। ये ध्यान रहे, विकल्प नंबर 4 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसमें क्या करता है बच्चा? भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। देन उसके बाद में किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है। उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है, यानी अमूर्त है। अमूर्त के बारे में बच्चा है वो सोचने लग जाता है, अपने विचार व्यक्त करने लग जाता है और आगमनात्मक तर्क कर सकता है। आगमनात्मक तर्क वो कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 4 होगा जिसमें उपयुक्त सभी ABCD विकल्प दिए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा? अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। एक छात्र जो कक्षा 8 में पढ़ता है वो अपने संगी साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा। चलिए अगला प्रश्न है सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से डैश से संबंध है। सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से डैश से संबंध है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनात्मक या सृजनात्मकता किससे संबंधित है? सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन से संबंधित सृजनात्मकता है और अभिसारी चिंतन से संबंधित बुद्धि मानी जाती है। बुद्धि किससे मानी जाती है? अभिसारी चिंतन से संबंधित। तो अभिसारी की बात करें तो बुद्धि आएगा और अपसारी चिंतन अर्थात सृजनात्मकता। प्रभाविक कक्षा संचार के लिए इनमें से किस से बचना चाहिए? प्रभाविक कक्षा संचार के लिए इनमें से किस से बचना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, अस्पष्टता। अस्पष्टता, संपूर्णता होनी चाहिए, पृष्ठ पोषण होना चाहिए, बच्चा जो सीख रहा है उसकी जांच करते रहना चाहिए, वातावरण संबंधी सुविधा भी बच्चे में वहाँ प्रभावी संचार के लिए होना चाहिए, लेकिन अस्पष्टता से ये एक इस चीज़ से बचना चाहिए। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण किस पर महत्व देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है, इस दृष्टिकोण पर महत्व देता है सामाजिक रचनात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है? कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है? तो सोचें उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, कार्य जगत को समझने में मदद। जबकि शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित है कौन कौन से? विद्यालय में समायोजन करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन देना, पुस्तकों का चयन करना, ये सारे शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित है, लेकिन ये कार्य जगत को समझने में ये कोई शैक्षिक मार्गदर्शन के उद्देश्यों में नहीं आता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है? यानी किशोरावस्था की सामान्य विशेषताओं में से नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? अब तक आपने सोच लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, आज्ञा पालन। इसमें काल्पनिक दर्शक होता है, अपराजयता होती है, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ होती है, लेकिन आज्ञा पालन बच्चा इस अवस्था में बहुत कम करता है, तो ये इस अवस्था की विशेषता नहीं है। अनुकूलन के द्वारा सीखना डैश के द्वारा सीखना है। अनुकूलन के द्वारा सीखना किसके द्वारा सीखना है? तो ये होगा साहचर्य के द्वारा सीखना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, साहचर्य के द्वारा सीखना। चलिए अगला प्रश्न है, किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, शिक्षा आयोग 1964-66 में। शिक्षा आयोग 1964-66 में। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई है। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई है, जिसमें 3 स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई है, तो 6 अवस्थाएं हो गई और 3 है वो स्तर है दिए गए। तो ये जो चरण है वो किस चरण के अंतर्गत माना जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, चरण तीसरा। तीसरे चरण की बात की जाती है इसमें। तीसरे चरण की समझ वो बच्चे में विकसित हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है,
कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं, तो ये इसका उत्तर होगा। और बाकी जैसे ये विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है, ये विद्यार्थियों की शैक्षिक दक्षता को बढ़ाता है, ये सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमें बताना है। सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है। जबकि सही उत्तर कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। पहला है, नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर होता है। बिल्कुल होता है। जब भी हम कोई नया ज्ञान सीखते हैं तो पहले के सीखे हुए ज्ञान पर आधारित होता है नया ज्ञान। शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और प्रामाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है और एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो जिस अभिप्रेरणा से बच्चा सबसे ज़्यादा मोटिवेट होता है या जो सबसे ज़्यादा अपने आप को उत्साहित समझता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति की खुद की होती है, स्वलगन की होती है, अपने खुद की लगन और अपने खुद की आत्मबल की शक्ति मानी जाती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सोच लिया होगा अब तक आपने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस कर रही है। अब उसको पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सीख रही है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा की उदाहरण है। बाकी ये सारे बाह्य है। जैसे रजत कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने पर उसके पिता ने उसे साइकिल देने का वादा किया। तो ये साइकिल देने का वादा है वो बाह्य अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा है। और मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, उसको सीखने से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ कक्षा में अच्छे ग्रेड लाना है। तो ये भी एक दूसरों के प्रेशर से ये सब कुछ कर रहा है, ना कि खुद के अंतर्मन से। सपना कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है और वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। तो ये भी शिक्षक के लिए किया हुआ कार्य है, आंतरिक अभिप्रेरणा इसमें नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। डिस्कवरी लर्निंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, ब्रूनर। अगला प्रश्न है, किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को डैश के नाम से संदर्भित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी। भावनात्मक बुद्धि किसने परिभाषित की थी। इस प्रश्न में एक तो यह है कि भावनात्मक बुद्धि क्या होती है, इसको बोलते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि कह सकते हैं। और यही बात इसमें और है कि पहली बार इसको किसने परिभाषित किया था। हालांकि संवेगात्मक बुद्धि का नाम लेते ही हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में डेनियल गोलमैन का नाम है वो आता है, लेकिन अगर पहली बार भावनात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि के बारे में अगर बात करें तो वो पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने वो विकसित किया था, परिभाषित किया था। तो पहली बार पूछा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने भावनात्मक बुद्धि की परिभाषित किया था, भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित किया था। जबकि
जो संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अगर किसी ने दिलवाई थी या सबसे ज़्यादा फेमस जिसे किसी ने किया था तो वो डेनियल गोलमैन थे। डेनियल गोलमैन थे। अगला प्रश्न है विज्ञान पर्चा प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया था? विज्ञान पर्चा प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये थे जोसेफ एस सकबाब। सकबाब सहबाब यही नाम इनका माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं? सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं तो इस प्रश्न में ए भी है, बी भी है और सी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 ए बी सी। सामूहिक लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सफलता के लिए सम्मान अवसर, तो ये सहकारी सीखने की विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस में आता है? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस में आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार। रक्षा युक्तियां है, रक्षा युक्तियां है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अहम सुरक्षात्मक, अहम सुरक्षात्मक। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के लिए के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है। HTML ये इसका फुल फॉर्म पूछा है हमें HTML का। HTML तो बहुत पहले से इस चीज़ को लोगों ने सीख लिया है, बच्चों ने सीख लिया था। जब कंप्यूटर का शुरू में नॉलेज कोई लेता है तो इस चीज़ को तो सीखना ही पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है। कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 क्रिया प्रसूत अधिगम। अगला और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया है। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 वर्चुअल विद्यालय। लीजिए ये है हमारी मायड़ भाषा राजस्थानी। राजस्थानी में हम पढ़ेंगे आज, राजस्थानी बोलेंगे, बहुत ही अच्छा फील होगा। तो इसमें पहला प्रश्न है अगर कुछ उच्चारण में अशुद्धि हो जाए या बोलने में समझ में नहीं आए तो आप समझ लेना, देख लेना, ठीक है। सीखणो विकास री प्रक्रिया है, ओकथन है, ओकथन किरो है तो ओकथन है वुडवर्थ को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 वुडवर्थ का ये कथन है सीखना विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक किण में है? खुद ने समझवामाय, बालक ने समझवामाय, शिक्षण विधि रा चयन माय, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया माय। तो इस प्रश्न रो उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया माय। अनुभव और प्रशिक्षण सु व्यवहार माय परिवर्तन लाने ही अधिगम है, वो कथन है। अनुभव और प्रशिक्षण सु व्यवहार माय परिवर्तन लानो ही अधिगम है, वो कथन किरो है तो वो कथन गेट्स और अन्य रो है, विकल्प नंबर 1। अगलो प्रश्न है बालक रो मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे है। बालक रो मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे है तो किर पर निर्भर करे है? बहुत ही सोरा प्रश्न आवड़ा है, बहुत ही आसान प्रश्न आवड़ा है राजस्थानी रमाई। तो ई प्रश्न रा उत्तर होई विकल्प नंबर 4 विद्यालय माथे, परिवार माथे, समुदाय माथे और उपरोक्त सगला माथे। तो इस प्रश्न रा उत्तर होई विकल्प नंबर 4। अधिगम वक्र कितनी प्रकार का होवे है? अधिगम वक्र कितनी प्रकार का होवे है? तो इस प्रश्न रो उत्तर होएगा
विकल्प नंबर 2। 3 प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं। अगलो प्रश्न है संवेगात्मक विकास रे माय किण अवस्था माय तीव्र परिवर्तन होवे। संवेगात्मक विकास रे माय किण अवस्था माय तीव्र परिवर्तन होवे है, यानी संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन लाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, किशोरावस्था में। बालका रे माय तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति रो विकास होवे है। बालका रे माय तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति रो विकास होवे है, तो किसी अवस्था में होवे है 11 वर्ष री उम्र माय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। अगलो प्रश्न है किशोरावस्था घणे संघर्ष तनाव तूफान और विरोध री अवस्था है। ओ कथन है स्टैनले हॉल रो। घणो तूफान और संघर्ष रावे ने चारों तरफ होली होल निकल जावे। अगलो प्रश्न है किशोर बालक रे चरित्र री विशेषताएं है। किशोर बालक रे चरित्र री विशेषताएं है, तो इसमें ऊंचा आदर्श, आत्माभिमान और शक्तिशाली कल्पना, उपरोक्त सभी है वो सगला है वो ये प्रश्न का उत्तर होवेला। अगला प्रश्न है किशोर अधिगम करता रे माय संवेग ने आधार बांधता थका मैकडूगल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई। मैकडूगल कितनी मूल प्रवृत्तियां है वो बताइए। तो मैकडूगल कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अधिगम रो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत रा प्रतिपादक आईपी पावलोव कठेरा निवासी हा। आईपी जो पावलोव हा बे कठेरा निवासी हा, तो बे हा पारे रूस रा निवासी। ठीक है। अगलो प्रश्न है अधिगम रो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। अधिगम रो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसो है। तो अधिगम रो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत सूज रो सिद्धांत है। अगलो प्रश्न है उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत रा प्रतिपादक है। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत रा प्रतिपादक कौन है। तो उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत रा प्रतिपादक पर थार्नडाइक है। अगलो प्रश्न है संकेत अधिगम रे माय सीख्यो जावे। संकेत अधिगम रे माय सीख्यो जावे, तो किंकर सीख्यो जावे। पारस्परिक अनुकूलन रे माध्यम। तो इस प्रश्न रो सही उत्तर होई विकल्प नंबर 1। सामाजिक अधिगम रो आरंभ होवे है। सामाजिक अधिगम रो आरंभ कठासु होवे। तो सामाजिक अधिगम रो आरंभ है वो संपर्क शू हुए। एक दूसरे के संपर्क में जब हम आवे हैं तो ई परिस्थिति में सामाजिक अधिगम रो आरंभ होवे है। ठीक है। चलो अगलो प्रश्न है छात्रा रे माय सीखने री योग्यता निर्भर करे है। छात्रा रे माय सीखने री योग्यता निर्भर करे है, तो क्या करे छात्रा रे माय व्यक्तिगत भिन्नता से, अर्थात प्रत्येक छात्र में यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता हुए, अलग अलग सीखने की क्षमता हुए है, तो आ बच्चे रे खुद रे सीखने री योग्यता रे माथे निर्भर करे। कुण किने एक बच्चों वे जो कोई पाठ बहुत जल्दी समझ जावे, दूसरो बच्चों वे जो को बहुत देर तक है वो भी ने समझ को नहीं सके। तो छात्रा रे माय सीखने री योग्यता अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता से होवे। अगलो प्रश्न है नीचे लिखिया में शू कौन सा शैक्षिक तकनीक का उपनाम है। तो ये सगलाई है। कठोर शिल्प उपागम है, कोमल शिल्प उपागम है, प्रणाली उपागम है, उपरोक्त सगलाई है। अगलो प्रश्न है सीखण री शक्ति ही बुद्धि है। सीखण री शक्ति ही बुद्धि है वो कथन है। तो सीखण री शक्ति ही बुद्धि है बुद्धि रे संदर्भ में और बहुत ही फेमस परिभाषा है, आ है बकिंगम री देवड़ी। अगलो प्रश्न है थ्रस्टन बुद्धि ने कितनी मानसिक योग्यताओं रो समूह बतायो है। थ्रस्टन बुद्धि ने कितनी मानसिक योग्यता रो समूह बतायो है। तो थ्रस्टन तेरे है वो मानसिक योग्यता रो समूह बताया है। ठीक है। अगलो प्रश्न है बुद्धि से संबंधित वर्ग घटक सिद्धांत रो प्रतिपादन कुण करियो हो। बुद्धि से संबंधित वर्ग घटक सिद्धांत रो प्रतिपादन कुण करियो हो। तो वह करियो था जी थॉमसन। जी थॉमसन।
अगला प्रश्न है संप्रेषण रा प्रकार है। तो संप्रेषण रा प्रकार किसा किसा है। संप्रेषण रा प्रकार दोनों ही से, शाब्दिक संप्रेषण भी हुआ और अशाब्दिक संप्रेषण भी हुआ है। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठन प्रतिमान किन सूत्र सो रो अनुसरण करे है। अग्रिम संगठन प्रतिमान किन सूत्र रो अनुसरण करे है। तो ई प्रश्न रो उत्तर होवेला विकल्प नंबर 2 सामान्य सु विशिष्ट। अगलो प्रश्न है जोसेफ जे सकवाब रो संबंध किन शिक्षण प्रतिमान सु मान्यो जावे है। जोसेफ जे सकवाब रो संबंध किन शिक्षण प्रतिमान सु मान्यो जावे है। तो वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान सु मान्यो जावे है। इसु पहला वाले पेपर में वो प्रश्न भी पूछड़ो हो। अधिगम रो दृश्य साधन है। अधिगम रो दृश्य साधन है। तो रेडियो सर्वे है, ग्रामोफोन भी सर्वे है, टेप रिकॉर्डर भी सर्वे है। तो श्यामपट क्या है, दृश्य साधन है। नाटक शिक्षण अधिगम रो कौन सो साधन रूप में मान्यो जावे है। नाटक शिक्षण अधिगम रो कौन सो साधन रूप में मान्यो जावे। तो नाटक शिक्षण है वो दृश्य और श्रव्य दोनों में मान्यो जावे है। शिक्षा रे माई कंप्यूटर रो उपयोग कियो जावे। शिक्षा रे माई कंप्यूटर रो उपयोग कियो जावे है। तो किया कियो जावे है, उपरोक्त सगला माथी कियो जावे। कौन कौन सो है, शोध उपकरण रे रूप माई, प्रबंध उपकरण रे रूप माई, शिक्षण अधिगम रे मशीन रे रूप माई। तो ए सगला ही है जो को इरा उत्तर हुई। अगलो प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इस प्रश्न रो उत्तर होएगा कंपाइलर 3 नंबर। कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, स्कैनर हार्डवेयर है, जबकि कंपाइलर है वो हार्डवेयर नहीं है। अगलो प्रश्न है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन रो काम होवे है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन रो काम होवे है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन रो काम उपरोक्त सगलो ही हुए हैं। जगह में सूचनावां रो संग्रहण करनो, संग्रहित सूचनावां सु वांछित प्रदत्त चुननो, आवश्यकता अनुसार अनुदेशन काम करनो। चलिए अगलो प्रश्न है प्रणाली उपागम एक एड़ी तकनीक है जिन रे द्वारा समझ और मित व्यवता सु शिक्षा रे क्षेत्र री समस्यावां ने वैज्ञानिक रूप सु हल कियो जावे है। तो कथन की रोया। तो कथन है केशो और माइकेन। केशो और माइकेन। आगलो और आज रे वीडियो रो लास्ट प्रश्न है कि निम्न माशु सूचना संप्रेषण तकनीक रो पक्ष है। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी रो पक्ष ए सगलाई है। अदा प्रक्रिया प्रदा जे हार्टले ने ये सिद्धांत दिया था। अदा प्रक्रिया प्रदा जिसको लागत विश्लेषण उत्पादन कहते हैं। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और फिर आउटपुट। तो ये सूचना संप्रेषण तकनीकी रा तीनों ही पक्ष मान्या जावे हैं। तो आज रा वीडियो में हमने 2 प्रश्न पत्र है वो हल किया है। ठीक है। तो ये जो अंतिम वीडियो है उसमें मैंने राजस्थानी शुद्ध राजस्थानी बोलने का प्रयास किया है। अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं हम। और अगर राजस्थानी में के सब्जेक्ट में भी राजस्थानी नहीं बोलेंगे तो मुझे लगता है कि हम कहीं नहीं बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। वीडियो में क्या कुछ आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करें। और मैं लाइक करने का इसलिए बोलता हूँ कि आपके लाइक से मुझे थोड़ा सा आत्मबल मिलता है, बस और कुछ नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।